Welcome to another episode of It's Unscripted. Today we have with us a very special person. She's an international netball player. She has represented India in 2015 at Hong Kong and in 2017 at South Korea. We welcome you, Sanjana. मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सृष्टि, थैंक यू वंशिका फॉर इनवाइटिंग मी. संजना, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि कैसी फीलिंग होती है अपने देश के लिए खेलना, अपने देश को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना. एक सबसे बेस्ट फीलिंग होती है जब आप एक पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से जाते हो, एक बेस्ट प्लेयर चुन के रिप्रेजेंट करते हो इंडिया को, तो ये सबसे एक बेस्ट फीलिंग होती है. अच्छा, आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही है? मतलब इज इट फन और न्यूट्रल, कैसी? फन भी था, न्यूट्रल भी है, मतलब अच्छी थी, ऑल ओवर बेस्ट. मैं जानना चाहूंगी कि इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, कब लगा कि स्पोर्ट्स में जाना है या बचपन से वो जज्बा था? जैसे बचपन में कॉलोनी में खेलते हैं ना बच्चे सारे, बॉयज़, और मेरे कजन्स इतने सारे थे, सबके साथ खेलना. बस मेरी एक दादी थी, वो थोड़ा सा मुझे करती थी कि नहीं खेलना, लड़की है, घर पे रहेगी. मेरे भाइयों को तो भेज देती थी खेलने, और मुझे थोड़ा अंदर रखती थी कि नहीं, लड़कियां खेल के क्या करेंगी, तुम अंदर रहो. तो मैं अपने कजन्स के साथ बाहर खेला करती थी, क्रिकेट, बैडमिंटन, सारे गेम हम खेला करते सारे थे. स्पोर्ट्स खेले हैं हाँ मतलब जी. बचपन में. तो पूरा मतलब हर गेम में मतलब अपने भाइयों से जीतना. तो ये देख के मेरे पापा ने मुझे स्टेडियम है, महामाया स्टेडियम, वहाँ ज्वाइन कराया. अच्छा, पापा ने हाँ सपोर्ट जी, किया हाँ स्टार्टिंग जी, मुझे पापा ने सपोर्ट किया. मेरी दादी थोड़ा सपोर्ट नहीं करती थी, फिर बाद में वो भी उन्होंने सपोर्ट किया मुझे. तो दादी को क्या प्रॉब्लम्स थी? दादी का ये था कि मतलब लड़कियां खेल के क्या करेंगी, अंदर रहो. मतलब भाइयों को तो भेज देती थी खेलने, मुझे कहती थी नहीं, तुम अंदर रहो, तुम्हें नहीं खेलना, पढ़ाई पे ध्यान दो, घर के काम करो. तो दादी इतनी मतलब थोड़े पुराने ख्यालात की थी, खेलने नहीं देती थी, अंदर रखती थी. तो बस मेरे एक मतलब पापा थे, उन्होंने मुझे स्टेडियम ज्वाइन कराया, मेरी स्किल्स वगैरह देख के कि हाँ, हर स्पोर्ट्स में मतलब अच्छा करती है, ये अच्छा खेलती है बाहर. तो फिर उन्होंने मुझे महामाया स्टेडियम में ज्वाइन कराया. तो वो मुझे एथलेटिक्स गेम में ज्वाइन करा के आए फर्स्ट डे. मैंने फर्स्ट डे एथलेटिक्स गेम किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फोर्थ डे मैंने नेटबॉल ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं वहाँ रनिंग किया करती थी. तो मैंने देखा कि नेटबॉल गेम एक मतलब साइड में ही नेटबॉल गेम हुआ करता था. तो मैंने फिर वो जाके ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे एथलेटिक्स में इतना इंटरेस्ट रहा नहीं. स्टेडियम में जाने से पहले पता था कि नेटबॉल क्या होती है? स्टेडियम में जाके मेरे को पता चला कि नेटबॉल गेम भी कोई गेम है. मैं रनिंग किया करती थी, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मैंने रनिंग की. मुझे रनिंग में इतना इंटरेस्ट आया नहीं. वो हमेशा कोच ये कहते कि इसके राउंड लगाओ 400 मीटर ट्रैक के. मैं रनिंग करते करते थक गई थी. मैंने फिर अपना उधर साइड में नेटबॉल गेम चल रहा था, तो मैंने उसमें देखा बच्चे बड़े इंटरेस्ट से बॉल पकड़ना और फिर शूट करना. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम लगा मुझे ये. तो फिर मैंने अगले दिन ही आई घर पे, मैंने कहा पापा मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है रनिंग में, तो आप मुझे नेटबॉल गेम ज्वाइन कराओ. तो फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे जाके नेटबॉल गेम में ज्वाइन कराया, और उसकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पे हूँ. 2012 में मैंने नेटबॉल गेम ज्वाइन किया, और मैं फर्स्ट स्टेट खेली, जो कि महामाया स्टेडियम में ही था, और हमारी टीम फर्स्ट आई थी उसमें. अच्छा, जैसे आपके पापा सपोर्टिव थे, दादी नहीं थी, तो घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे. हाँ जी. तो फोकस कैसे रहता था गेम पे? क्योंकि एक दिमाग में चलता रहता है यार, घर में तो ये हो रहा है क्योंकि मैं गेम खेलना चाहती हूँ. ये नहीं, फोकस तो रहा, क्योंकि पापा ने सपोर्ट किया. पापा समझा लेते थे, दादी को मना लेते थे. इतनी दूर जाना होता था स्टेडियम, तो एक दो दिन तो पापा लेके गए, फिर मैंने खुद जाना शुरू किया. दादी को पापा ने समझाया कि आगे कुछ अच्छा करेगी, तो इसे थोड़ा मौका दो. तो जब आपको मेडल्स मिले तो वो खुश हुई एकदम देख के? तब उन्हें लगा कि हाँ, मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए? नहीं, जब जैसे मैंने फर्स्ट स्टेट में मेडल लिया तो उन्हें अच्छा लगा, लेकिन फिर मेरा नेशनल चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया जाने के लिए. मेरा फर्स्ट सब जूनियर नेशनल था गोंदिया, महाराष्ट्र में. तो वहाँ की बाहर जाएगी, कैसा रहेगा, सेफ होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे जाने के लिए मना कर दिया. और मेरा तो इतना बेस्ट मोमेंट था, मेरा सिलेक्शन हुआ है नेशनल चैंपियनशिप के लिए. तो फिर पापा ने कन्विंस किया उन्हें कि ऐसा कुछ नहीं होता, सेफ, सब कुछ सेफ होगा, कोचेस वगैरह होंगे साथ में. फिर तो आपको कभी घर में लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी? पापा हमेशा आपसे पहले खड़े हैं कि अपनी बेटी को मैं जाने दूंगा, हाँ, उसको सपोर्ट करूंगा. हाँ जी, पापा हमेशा मेरा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं. दैट्स सो स्वीट. जैसे आप इंटरनेशनल नेटबॉल प्लेयर हैं, तो उसकी स्टार्टिंग पहले स्टेट हुई, फिर आपने नेशनल खेला होगा. तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि वो एक्सपीरियंसेस में क्या क्या डिफरेंसेस, एक आप नेशनल खेल रहे हो, एक आप इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं?
जो नेशनल और इंटरनेशनल में जो डिफरेंस आता है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है। क्योंकि जो हम यहाँ नेशनल लेवल में जो टीम के साथ खेलते हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ की जो टीम है, उनका थोड़ा लेवल ना बहुत ज़्यादा हाई होता है हमसे। तो उस तक हमने पहुँचने के लिए हमारे कैंप्स में काफ़ी हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, जिससे कि हम उस लेवल तक पहुँचें, लेकिन वहाँ जाके थोड़ा डिफरेंस फील होता ही है। तो कैंप्स में आपको क्या सिखाया जाता है, कैसे कैंप्स होते हैं, क्या ट्रेनिंग वहाँ पर आपको दी जाती है? हमारे जो कैंप्स होते हैं वो कहीं जैसे किसी भी स्टेट में लगा हुआ है कैंप, तो ऑल ओवर स्टेट से हमारे जो 3-4 बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं हमारे कैंप्स में, और फिर उनकी प्रैक्टिस की जाती है। 3-4 मंथ्स का कैंप होता है, जैसे 1 मंथ का 3-4 मंथ्स आपको वहीं रहना है? कंटिन्यू नहीं, 1 मंथ का होगा, फिर गैप होगा, फिर 1 मंथ का, ऐसे ऐसे मतलब 10-15 डेज का गैप होता है बीच में। तो लास्ट जब टूर्नामेंट नज़दीक होता है तो उसमें 2 महीने का कैंप लग जाता है पहले। तो उसमें ये सिखाते हैं कि आपका टीममेट्स के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे काफ़ी जो है साउथ इंडियंस होते हैं और हम नॉर्थ इंडियंस, तो काफ़ी डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये साउथ है, उनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती। तो हमारे कैंप्स में क्या होता है कि जो साउथ इंडियंस को है, उन्हें जो रूममेट होता है ना हमारा, वो एक साउथ इंडियन होता है, एक नॉर्थ इंडियन होता है। तो इससे हमारा आपस में बॉन्डिंग बनना, जिससे कि हमारा वो कोऑर्डिनेशन हमारे गेम में दिखे। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में क्या होता है, हमारा थोड़ा फिटनेस लेवल इंटरनेशनल लेवल से थोड़ा कम होता है। लास्ट टाइम पे जब हमारे कैंप्स चल रहे होते हैं, टूर्नामेंट नज़दीक होता है ना, तो काफ़ी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा इंजरीज हो जाती हैं, जिसके कारण वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, और इंजरी की वजह से वो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। हमारे वो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं जो हमारे कैंप्स में होते हैं। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो एक हमारा ये भी ड्रॉबैक रह जाता है कि हम इंटरनेशनल टीम के सामने हम दब जाते हैं और हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है। लेकिन जो प्लेयर 1 बार 2 बार 3 बार खेल चुका होता है, वो बिल्कुल फ्रेंडली हो जाता है बाहर खेलने के लिए। तो जैसे हम टीवी पे देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, मैं देखती हूँ कि भाई इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना ग्लोरीफाइड सीन है, कितनी अच्छी, मतलब कितने मजे आ रहे होंगे भाई एथलीट्स को। ऐसा रियलिटी में होता है? नहीं, अपोनेंट्स अच्छे होते हैं, सब अपनी जगह बेस्ट होते हैं। दोनों जो आपके अपोनेंट है और आप हैं, दोनों बेस्ट हैं, लेकिन जो प्रेशर जो वो उस टाइम पे उसको फेस कर रहा होता है, वो उसी को पता होता है। हम तो सिर्फ टीवी में बैठ के ये कर देते हैं, हाँ हम तो अरे cheer यार करने के लिए थोड़ा सा ना वो ऐसे मारती ना तो हाँ सही हो था। जाता है, लेकिन वो उसे ही पता है वो क्यों नहीं कर पाई वो चीज़। जैसे आपने इंटरनेशनली खेला, तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल पर हर कंट्री अपने बेस्ट प्लेयर को भेजती है, तो कहीं ऐसा आपको फील होता है कि शायद वो मुझसे थोड़ा 2 कदम आगे हैं, या पूरा कॉन्फिडेंट रहते हो कि कोई भी आ जाए मैं अपना बेस्ट दूंगी और मैं अच्छा खेल के आऊंगी? कैसी फीलिंग होती है जब हम इंटरनेशनल कोर्ट पे उतरते हैं, इंटरनेशनल टीम हमारे अपोनेंट होती है, तो हमें कोई मतलब इतना ज़्यादा ये नहीं होता कि हाँ हमसे ज़्यादा बेटर हैं, हम अपना 100% देते हैं उसमें। लेकिन वो तो हार जीत तो बाद में पता चलती है, लेकिन हम अपना 100% दे के ही। सेल्फ डाउट नहीं रखते मतलब? हाँ मन जी, में सेल्फ कि डाउट नहीं रहता हमारा। 1% भी नहीं आता? नहीं, मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स मैन के लिए सेल्फ डाउट सबसे बेकार चीज है, कि अगर तुम अपने आप पर ही डाउट करोगे हाँ तो फिर वो खेलना बेकार है, फिर क्या ही खेलेगा तो मैदान में वो क्या कर पहले ही आउट हो हार जाएगा। मान लिया। हाँ, सही बात है। अच्छा, जैसे आप एथलीट हो, आप अभी हम दोनों को देख रहे हो बैठे हुए, आपको लगता है हम फिट हैं? मतलब कुछ जिम में जाते हैं? नहीं, आपको मेरे को एक बार ग्राउंड ले जाना पड़ेगा, ग्राउंड में आपकी फिटनेस करानी पड़ेगी, तभी पता चलेगा मुझे आप फिट हो या नहीं। फिर तो हमारी असलियत बाहर आ जाएगी, 2 कदम नहीं चले जाते हैं ज्यादा। नेट बॉल में एक पूरी टीम होती है लोगों की, तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कि टीममेट से आपकी बन नहीं पा रही है, और अगर बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही है तो इस चीज़ से गेम पर कितना इफेक्ट पड़ता है? ऐसा तो मैंने जितने भी कैंप किए हैं आज तक, हमेशा मुझे फील हुआ है कि किसी के साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग होती है और किसी के साथ हमारी बहुत ख़राब बॉन्डिंग होती है, और काफ़ी डिस्प्यूट्स भी होते हैं टीम में, और वो हमारी परफॉर्मेंस पे दिखते हैं कोर्ट में। जैसे ऑफ द कोर्ट हमारी जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो हमारे ऑन द कोर्ट भी दिखते हैं। हमारा कोई भी डिस्प्यूट हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसे पास नहीं देते। ये काफ़ी देखा है मैंने, बट मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाता कि आपका जो ऑफ द कोर्ट है ना, उसे आप ऑफ द कोर्ट रहने दो, ऑन द कोर्ट आप बिल्कुल अपने टीममेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन की तरह। मैंने मूवीज में देखा, चक दे इंडिया में मैंने वाला सीन्स देखे हैं, वो हॉकी वाले वो पास नहीं करते। मेरा तो एक लाइव वो है, हमारे टीम में ऐसे होता है, मतलब काफ़ी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो वो गेम पे दिखा रहे हैं, तो उस पर पूरी टीम को हाँ पूरी टीम इफेक्ट हो जाती है उसकी वजह से। डांट पड़ती है फिर कोचेस से बाद? हाँ जी, काफ़ी डांट पड़ती है, और ये तो बहुत मेन, हाँ जी सबकी पड़ेगी।
तो अभी आपने बताया कि जो ऑफ द कोर्ट जो डिस्प्यूट्स हैं उनके चक्कर में गेम कहीं ना कहीं इफेक्ट होता ही होता है। तो अब आप इतने बड़े बड़े लेवल पर ऑलरेडी खेल कर आ चुकी हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट आपने किया है, इतने सारे मेडल्स आपने जीते हैं, तो आप क्या जो नए नए जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स खेलने में आ रहे हैं या जो ऑलरेडी खेल भी रहे हैं उनको आप ऐसी क्या टिप देना चाहोगे जो उन्हें माननी चाहिए जब वो कोर्ट में खेलने जाएं? तो वो सबसे पहला तो आपकी जो भी डिस्प्यूट है उसे आप साइड में रख दीजिए। आप ऑन द कोर्ट हैं तो अपना 100% दीजिए, और ये मत सोचिए कि हाँ इससे मेरी लड़ाई होगी तो मैं इसके साथ, मतलब होता तो आपका टीममेट ही है, उससे आपकी पूरी टीम को इफेक्ट पड़ता है। तो आप यही रखिए कि आपका जो डिस्प्यूट है वो ऑफ द कोर्ट ही रहने दीजिए, उसे ऑन द कोर्ट मत दिखाइए, और कोऑर्डिनेशन के साथ खेलिए और अपना बेस्ट दीजिए 100%। वैसे भी मेरे को लगता है कि डिस्प्यूट्स हो गए, लड़ाई हो गई, इन सब के चक्कर में हमारी अपनी खुद की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हैम्पर होती है, हम लोग अंडर परफॉर्म कर देते हैं। और दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू कि तुम किसी और के चक्कर में, किसी तीसरे पर्सन के चक्कर में यू आर अंडर परफॉर्मिंग, तो वो बहुत बेकार चीज है कि अपना बेस्ट दो ना, जो भी चीज हुई है उसको साइड रखो, अपना बेस्ट तुम्हें देना चाहिए। She is basically daunting me on a thing you guys don't know, like off camera thing. अच्छा, मुझे लगता है एथलीट की लाइफ में एक कोच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आपके कोच कैसे रहे हैं? मतलब कभी उनके साथ डिस्प्यूट्स हुए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा है, कोच के साथ कभी मेरा डिस्प्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ा मेरा भी नेचर रिजर्व टाइप का, और कोचेस के साथ जो उन्होंने बोल दिया ये करना है तो हमने वही किया, कोई ऐसा हमारा रहा नहीं। बहुत बार हम ऐसा न्यूज़ में भी सुना है हमने अभी रिसेंटली कि कोच पर एलिगेशंस लगा देते हैं कि ऐसा मॉलेस्टेशन हुआ है या कोई भी ऐसी चीज़ है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप उस पोजीशन में हो, उस पोजीशन में रहे हो, तो आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है? मैंने तो ऐसा नहीं फेस किया, लेकिन एलिगेशंस वगैरह कुछ गर्ल्स होती हैं जो फ़ायदा उठाती हैं इस चीज़ का, और होता है ऐसा कि, बट मैंने कभी फेस नहीं किया। तो एज अ गर्ल अगर कोई स्पोर्ट्स में है तो वो क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती हैं? और एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हम कह सकते हैं, मे बी आप माने या ना माने, वो एक अलग चीज़ होती है कि अगर पीरियड्स हैं तो आप उसमें ट्रेनिंग करते हो या नहीं करते हो, या वो कहीं ना कहीं एक ऐसा बैरियर काम करता है या नहीं करता है? पीरियड्स कभी मेरे लिए ऑब्स्टेकल नहीं रहे, और पीरियड्स के टाइम भी मैंने प्रैक्टिस की है, और मेरे चैम्पियनशिप जो भी आई हैं मैंने खेली हैं पीरियड्स के टाइम भी, और कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रहा ज़्यादा। और ये एक अमेरिकन रिसर्च भी रही है कि जो पीरियड्स के टाइम पे जो है गर्ल्स की परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर होती है। अच्छा, हमें नहीं पता था इस बारे में। हाँ जी, तो हम उसको नेगेटिव लेके कि हमें पीरियड्स हो गए, पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स वगैरह हो रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं अब हमारी प्रैक्टिस पे बैड इफेक्ट डाल रहे हैं, तो हम खुद ही अपने अंदर अपने आप को दबा देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए हमें। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब कभी आपको ये पीरियड्स हुए होंगे तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो आपको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा? लाइक फर्स्ट पीरियड इन्फॉर्म थे आप या? नहीं, मेरे को नहीं पता था, मैं स्कूल में थी और कोइंसिडेंसली मैंने वाइट स्कर्ट पहनी हुई थी, मेरा वेडनेसडे वाला डे था और वर्स्ट, और मार्क लग गया और मेरे को पता नहीं था ये क्या हो गया। मैंने सोचा जैसे हमारा उस दिन ड्राइंग का पीरियड्स भी होता, तो मुझे लगा कि उसका कोई मार्क तो नहीं लगा दिया किसी ने, मतलब मेरे साथ मजाक किया हो। बट फिर मैं वॉशरूम गई, फिर टीचर्स को बताया मैंने, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया घर पे, तो मुझे भी लगा कि फिर मुझे पता चला कि हाँ मेरे को पीरियड्स। मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तुम्हारा वंशिका, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब वर यू इन्फॉर्म्ड, पहले से पता था या इट वाज जस्ट अ शॉकर? इट वाज अ शॉकर फॉर मी। आई वाज लाइक व्हाट द मैं मरने वाली हूँ। मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरे को कुछ बीमारी हो गई, क्योंकि मेरे को कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। बट मैंने करेज मतलब अपना लिया, सारा जितना भी बचा कुचा था, मम्मी के पास गई, बताया, मम्मी ने आराम से बिठाया, समझाया, तब थोड़ा लगा कि हाँ अब मैं जिंदा बचूंगी। अच्छा, इन माय केस आई वाज इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड। मतलब मुझे मेरी मम्मी ने एक दिन, आई वाज सिटिंग, तो मम्मी आती हैं कि मुझे ना कुछ बात करनी है, और बचपन से ही भाई मम्मी ऐसे बिठाएं कि बात करनी है, तो वो डर लगता है कि मम्मी को क्या बात करनी होगी। तो फिर मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो अगर कभी हो तो तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मेरे को बताना है वो। तो मैंने कहा ठीक है, पता नहीं क्या मम्मी बोल गई, कुछ ज़्यादा इतना समझ नहीं आया, इतना मैंने सोचा भी नहीं। बट देन इट हैपेंड, तो तब फिर एकदम से मुझे वो मम्मी की बात रिकॉल हो गई कि हाँ मम्मी ने मुझे ऐसा बताया था, सो आई वेंट टू हर कि मम्मी ऐसा ऐसा, तो आई वॉज इन्फॉर्म्ड। अच्छा, जैसे आप फिजिकल एजुकेशन की टीचर है अपने स्कूल में, तो आप देखती होंगी कि लड़कियों के पार्टिसिपेशन कितने आ रहे हैं, लड़कों के कितने आ रहे हैं। तो पहले जैसे था, जैसा आपने बताया कि घर में कोई ना कोई मानता नहीं था, तो अब कितना पार्टिसिपेशन आ रहा है लड़कियों की तरफ से? लड़कियों का पार्टिसिपेशन तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो खेलने के लिए,
कोई भी मैं जैसे मैच कराती हूँ, अभी मैं जैसे बैडमिंटन मैच करा रही थी तो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन था उनका, लेकिन सिर्फ स्कूल लेवल पे ही खेलने के लिए बोलते हैं उनके पेरेंट्स। मैं उनके पेरेंट्स को बोलती हूँ, जैसे अभी बाहर इंटर स्कूल्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे खेलने के लिए बोलते हैं, तो उनके पेरेंट्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, बोलते नहीं हमें नहीं भेजना अपने बच्चे को, आप सिर्फ स्कूल लेवल पे ही खिलाइए। तो मतलब फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या, जिसको हम स्कूल लेवल पे खिला रहे हैं और ऊपर जाके ऊपर लेवल पे नहीं खिला पा रहे हैं, तो फिर वो कैसे मेरी तरह इंटरनेशनल खेले, मैं भी यही चाहूँगी, तो नहीं कर पाते हैं तो फिर पेरेंट्स। तो वो बच्ची मतलब बहुत ज्यादा डिस्करेज हो जाती होगी, तो आप उसे एनकरेज कैसे करती हैं कि नहीं हो जाएगा, क्या मेथड है? मैं उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ कि आप भेज दीजिए, मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, काफ़ी इंसिस्ट करके बहुत कन्विंस करती हूँ उन्हें, तब वो जाके कहीं एक दो पेरेंट्स मानते हैं और उनको मैं लेके जाती हूँ, और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। स्कूल का भी हमारा, जैसे स्कूल में भी प्रिंसिपल काफ़ी वो करती है कि हाँ चलो अच्छा पार्टिसिपेशन है हमारा, तो पेरेंट्स भी फिर बाद में खुश होते हैं कि हाँ हमारा बच्चा मेडल लेके आया है, फिर वो भी नेक्स्ट टाइम से उन्हें कन्विंस करना नहीं पड़ता। तो अब एक स्पोर्ट्स पर्सन है आप, तो आपका रूटीन क्या है, आपका एक्सरसाइज रूटीन क्या है? अभी तक तो मैं रेगुलर ही कर रही थी, लेकिन अभी लास्ट मैं नेशनल गेम्स खेल के आई हूँ गोवा में, तो उसमें मेरी नी इंजरी हो गई थी, माइनर लिगामेंट इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से अभी थोड़ा मैंने ब्रेक लिया हुआ है प्रैक्टिस से। अच्छा, आप नॉनवेज खाते हैं? हाँ, नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। ओके, तो जो हमारे व्यूअर्स वेजिटेरियन है, मैं वेजिटेरियन हूँ, सृष्टि भी वेजिटेरियन है, हमें भी वो अपना प्रोटीन का जो बार होता है ना वो वहीं तक ही रखना होता है, तो वेज में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल सकता है? आप सोयाबीन ले सकते हैं, सोयाबीन भिगो के सुबह आप लोगे तो ये एबंडेंट सोर्स है हमारा प्रोटीन का। सुबह पनीर ले सकते हैं आप सीरियल्स ले सकते हैं और ओट्स ले सकते हैं। बाकी आप अगर एगिटेरियन है तो आप एग का वाइट पार्ट खा सकते हैं, येलो पार्ट को छोड़ सकते हैं, तो ये आपका बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। अच्छा ठीक है, मेरा और वंशिका, मतलब मैं चलो अपने भी यहाँ पे बात करती हूँ कि मेरा फिजिकल वर्क बहुत कम हो चुका है अब तो। पहले वो वॉक वगैरह में रेगुलर करती थी, अब तो बिल्कुल ज़ीरो। तो कोई ऐसी 2-3 बेसिक इजी एक्सरसाइजेज जो हम लोग कर सकते हैं थोड़ा फिजिकल काम करने के लिए? आप नॉर्मली जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। अगर आप 10 to 15 के सेट्स करें, 3 सेट्स, तो आप जंपिंग जैक्स कीजिए। और सबसे बेस्ट है अगर आप सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार में 12 पोजेज होते हैं, उनको आप रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करोगे तो वो आपका कंप्लीट एक्सरसाइज होती है फुल डे की, अगर आप इसको अच्छे से परफॉर्म करो। मैं एक योगा एंथुजियास्ट थी आज से 3-4 साल पहले आई गेस, बट अब मुझे ना ध्यान ही नहीं, वो एक बार प्रैक्टिस छूट जाती है ना मेरे को लगता है, तो दोबारा उस रूटीन में तो जाना पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा होता मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। मैंने एक बार एक साथ 6 या 12 आई गेस 12 6 और 12 में बहुत अंतर होता है, एक चीज 12 बार सूर्य नमस्कार किया था सुबह सुबह, और मुझे ऐसा लग रहा फिर था 12 साल तक नहीं किया। अब तक भी नहीं किया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि उस दिन मेरे एब्स आ गए थे क्योंकि मेरा पूरा कोर इतना, मतलब मेरी पूरी बॉडी, मतलब पता है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी होता है, आपकी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, आप फुल डे के लिए बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट हो जाते हो कुछ भी काम करने के लिए अगर आप उसे। और पता है मेरी ना स्कूल में योगा टीचर थी, तो वो हमेशा ना वो एक चीज बोलती थी कि अगर योगा करते हुए अगर तुम्हारी बॉडी में दर्द नहीं हो रहा ना, इसका मतलब तुम उसको गलत कर रहे हो। उनका हमेशा सीधा फंडा होता था कि अगर हम बेंड कर रहे हैं तो पैरों में दर्द हुआ, हमने कहा नहीं मैम तो गलत कर रहे हो ना तुम। तो वो हमेशा ये बोलती थी कि योगा अगर करोगे, वो तो एक अलग चीज है कि तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे हो तो तुम्हारी बॉडी बहुत यूज्ड हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाते हो। आप शुरुआत में अगर कोई भी काम कर रहे हो, रनिंग भी कर रहे हो, तो आपको पेन होगा, और आप योगा करोगे तो आपके हर मसल स्ट्रेच होती हैं, तो उसमें पेन होता है पहले। लाइक जैसे आपने जंपिंग जैक्स की बात की, मैं अगर मेरे वही रहता है 15 के सेट जैसे आपने बोला, तो मैं 15 करके और फिर मुझे बेड पे थोड़ी देर लेटना पड़ता है क्योंकि इतना ही मेरी बॉडी झेल पाती है। नहीं, आप उसे म्यूजिक के साथ कर सकते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको करने में भी, और थकेंगे नहीं, ज़्यादा थकावट फील नहीं होगी अगर आप म्यूजिक के साथ कर रहे हैं तो। ओके, सो वी हैव अ फन राउंड, यू हैव टू रेट द इंडियन सेलिब्रिटीज, और आपको पता नहीं होगा नेक्स्ट कौन आ रहा है। ओके, द फर्स्ट इज सुनील छेत्री। सुनील छेत्री नंबर 2। MS धोनी नंबर 1। PV संधू। ये 2 पे होना चाहिए था। यही तो गेम था। ये तो गेम है। चलो 3। ओके, मिथाली राज। नंबर 4। ओके, एंड द लास्ट विराट कोहली। शिट, मुझे क्रिकेट ये नंबर 1 पे होना चाहिए था मेरे लिए। MS धोनी। व्हाट अबाउट MS धोनी? मुझे नंबर 2।
अब सब कुछ जगह विराट कोहली नंबर 1। ओके मुझे क्रिकेट का कुछ सी भी नहीं पता है, बट मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है, बस मुझे इतना पता है कि अरे मस्त बंदा है यार। धोनी, आई एम अ बिग विराट कोहली, धोनी fan. विराट कोहली। आर यू गाइज अ विराट कोहली फैन? और आरसीबी और सीएसके, दैट्स द फाइट आई गेस। सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू संजना वुड बी कि आप जो अभी नए स्पोर्ट्स पर्सन आ रहे हैं, जो लोग स्पोर्ट्स के लिए एंथुजियास्ट हैं, उनको आप क्या टिप देना चाहोगे? यही दूंगी कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपना 100% दें। अगर आप स्पोर्ट्स में आ ही रहे हैं तो एक जज्बा लेकर आएँ कि हाँ हमें ओलंपिक्स के लिए मेडल लेके आना है, क्योंकि हमारे अभी देखा होगा आपने 117 कंटिजेंट गए हैं पेरिस ओलंपिक्स में, जिसमें कि 47 वुमेन्स हैं, 70 मेंस हैं। तो हमारे उतने मेडल नहीं आ पा रहे हैं जितना हमने उम्मीद की थी कि इतने मेडल आने चाहिए। अभी हमारे बस 2-3 मेडल हैं। और बस ये कहना चाहूँगी कि जो काम करो सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए अपने अंदर, जो काम करो अपने जज्बे के साथ किया जाए तो वो हमेशा 100% आपको रिजल्ट देता है। Okay, thank you so much Sanjana for this amazing advice. It was so fun talking to you. थैंक यू, वेलकम। So with this, we have come to the end of this podcast. It was an amazing session with Sanjana. I hope you guys enjoyed it because we surely did. For more such real, raw and unscripted podcasts, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Also, follow us on our Instagram handle and our Facebook handle. Thank you. Bye. Bye.